ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 651 एक सौदा भाग 2। यदि आप अभी भी लड़ना चाहते हैं तो मैं आपके साथ खेलने के लिए बहुत खुश हूँ, इवान ने कहा जब शून्य दरार बंद हो गई और उसने देखा कि मोगुल उसकी ओर देख रहा था। लेकिन ध्यान रखें कि यदि आप जारी रखने का फैसला करते हैं तो ये जगह वास्तव में कब्रिस्तान में बदल जाएगी। इस बार इवान की बात सुनने के बाद मोगुल ने उसका मजाक नहीं उड़ाया और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ उसे देखा। उसने बाधा के बाहर की स्थिति को देखा और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। लड़ाई लगभग 15 मिनट से चल रही है और मोगुल ने पहले ही देख लिया है कि चाहे ऑक्स कितनी भी बार शैडो अनडेड को मारें, वे वापस जीवित हो जाते हैं। दूसरी ओर शैडो अनडेड के विपरीत ऑक्स वास्तव में मर रहे थे। शैडो अनडेड ने पहले ही लगभग 70 एस रैंक वाले ऑक्स को मार दिया था और अगर लड़ाई जारी रही तो हताहतों की संख्या बढ़ती रहेगी। मोगुल ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। हालांकि वह इवान और उसके शैडो अनडेड को मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, लेकिन वह जानता था कि स्थिति उसके पक्ष में नहीं थी। अगर हम अपने और सदस्यों को खो देते हैं तो हमारी कुल ताकत तेजी से कम हो जाएगी और हमारे लिए शहर में अपनी स्थिति बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। मोगुल ने मन ही मन कहा और अपनी आंखें खोलीं। अगर तुम बात करना चाहते हो तो पहले उन्हें रोको, उसने इवान से अपने शैडो अनडेड की ओर इशारा करते हुए कहा। इवान ने कुछ सेकंड के लिए मोगुल के चेहरे को देखा जब उसने उसे सुना और अपना सिर हिलाया। उसने शैडो सेंस का इस्तेमाल किया और अपने शैडो अनडेड को लड़ाई बंद करने का आदेश दिया। जब शैडो अनडेड को इवान का आदेश मिला तो वे सभी तुरंत पीछे हट गए। ऑक्स ने उनका पीछा करने की कोशिश की लेकिन मोगुल ने उन्हें रोकने का इशारा किया। एक बार जब ऑक्स और शैडो अनडेड के बीच लड़ाई बंद हो गई तो मोगुल ने इवान की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, खजाने की तिजोरी से जो कुछ भी तुमने चुराया है उसे वापस करो और तुम यहाँ से जा सकते हो। मोगुल की बात सुनकर इवान ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। मैंने उन्हें चुराने के लिए बहुत मेहनत की है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं तुम्हें सब कुछ वापस दे सकूं, उसने कहा और एक पल के लिए रुक गया। उद्धरण चिन्ह ... अधिक से अधिक, मैं तिजोरी से चुराई गई चीज़ों का 20% वापस कर सकता हूं। इवान की बात सुनकर मोगुल का शरीर गुस्से से कांपने लगा। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? उसने फिर से लड़ाई शुरू न करने की पूरी कोशिश करते हुए पूछा। इवान को यह देखकर कोई फर्क नहीं पड़ा कि मोगुल का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। तुम्हें पहले से ही पता है कि मैं सब कुछ नहीं सौंपने वाला हूं, तो चलिए अपना समय बर्बाद करना बंद करें, उसने तटस्थ स्वर में कहा। उद्धरण चिन्ह ... मैं एक कदम पीछे हटूंगा और चुराई गई चीज़ों का 50% तुम्हें सौंप दूंगा और तुम हमें यहाँ से जाने दोगे। को और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं 50% से पीछे नहीं हटूंगा, इसलिए मेरे साथ बातचीत करने की कोशिश मत करो, इवान ने एक बार फिर कहा जब उसने देखा कि मोगुल उसके साथ बातचीत करने वाला था। मोगुल ने इवान की बात सुनकर अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ सेकंड के लिए उसे देखा। ठीक है, तुम 50% रख सकते हो। जब मोगुल ने इतनी आसानी से उसकी बात मान ली तो इवान ने भौहें चढ़ा दीं। मोगुल की बात सुनकर दूसरे ओर भी दंग रह गए, लेकिन उन्होंने अपने विचार व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि इवान को यह अजीब लगा कि मोगुल ने उसकी मांग इतनी आसानी से मान ली। उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और अपना सिर हिला दिया। चीज़ें सौंपने से पहले इस अवरोध को हटा दो ताकि मैं उन्हें सौंपने के तुरंत बाद यहाँ से निकल सकूँ। खत्म। इतनी जल्दी मत करो, जाने से पहले मैं तुमसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ, मोगुल ने इवान की बात सुनकर कहा। इवान ने मोगुल की बात सुनकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम क्या पूछना चाहते हो? क्या तुम हाल ही में वर्ल्ड डोमेन आए हो? इवान ने मोगुल की बात सुनकर तुरंत जवाब नहीं दिया और कुछ देर तक उसे देखता रहा। जब उसे मोगुल के हाव भाव में कुछ भी गलत नहीं लगा तो उसने अपना सिर हिला दिया। मैं आज सुबह वर्ल्ड डोमेन आया था। जब मोगुल ने इवान की बात सुनी तो किसी कारण से उसकी आंखें चमक उठीं। तुम अभी भी एस रैंकर हो, है न? इवान मोगुल की उत्साह भरी आवाज़ सुनकर हैरान रह गया और उसके चेहरे पर अजीब सी नजर आई। क्या तुम मेरी आभा से नहीं बता सकते कि मैं एस रैंकर हूं या नहीं? बेशक, मैं बता सकता हूं कि आप एक एस रैंकर हैं। बस इतना है कि आपने पहले जो शक्ति दिखाई थी वह सामान्य रैंक 1 कोर इवॉल्वर से भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थी, इसलिए मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप अपनी असली रैंक छिपाने के लिए किसी आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल न करें। इवान जब मोगुल की आवाज़ सुनता है तो वह वाकई उलझन में पड़ जाता है और समझ नहीं पाता कि वह क्या सोच रहा है। उसने अभी अभी अपने गिरोह के कुछ सदस्यों को मार डाला था और उनके खजाने की तिजोरी भी लूट ली थी, लेकिन मोगुल जिस तरह से व्यवहार कर रहा था उससे वह कुछ हद तक असहज हो रहा था। आखिर यह आदमी क्या सोच रहा है? उसने मन ही मन सोचा और मोगुल द्वारा कुछ संदिग्ध करने की कोशिश करने की स्थिति में तुरंत शैडो पोजेशन कौशल का उपयोग करने का फैसला किया। मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है, क्या आप इसे सुनना चाहते हैं?
अचानक मोगुल ने गंभीर स्वर में पूछा, अगर आप मुझे अपने वारलॉर्ड गिरोह में शामिल होने का प्रस्ताव देना चाहते हैं तो आप इस बारे में भूल सकते हैं। मैं यहाँ से कुछ और चीज़ें इकट्ठा करने के बाद टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करने की योजना बना रहा हूँ। इवान की बात सुनकर मोगुल ने अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, मेरा तुम्हें हमारे गिरोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का कोई इरादा नहीं है। वास्तव में इसे प्रस्ताव कहने के बजाय इसे सौदा कहना अधिक सराहनीय होगा। मोगुल की बात सुनकर इवान ने भौहें उठाईं और उत्सुक स्वर में पूछा, किस तरह का सौदा? ये शहर के 4 महान कुलों से संबंधित सौदा है। यदि आप इस सौदे को स्वीकार करते हैं तो मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि अन्य 3 कुल भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपने खजाने की तिजोरी से 50% सामान आपको दे देंगे। अध्याय 652 लूट भाग 1। क्या आपको यकीन है कि यह कोई जाल नहीं है? मालाक ने गंभीर स्वर में इवान से पूछा। इवान ने अपने सामने आलीशान झोपड़ी को देखा और सिर हिलाते हुए कहा, उसने पहले ही महल की सुरक्षा बाधा को हटा दिया है ताकि हम जब चाहें तब निकल सकें। इसके अलावा वह कॉटेज के एक कमरे में घुसा और दरवाज़ा बंद करने से पहले कहा, अगर यह वाकई एक जाल है तो मैं उसे मुझे फंसाने की कोशिश करने पर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। मेलाक ने इवान के कमरे के बंद दरवाजे को देखा और अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया। क्या गड़बड़ है? उसने खुद से कहा और कॉटेज के दूसरे कमरे में चला गया। इवान और मेलाक अभी भी वारलॉर्ड गैंग के महल में थे। इससे पहले इवान मोगुल से उस सौदे के बारे में सुनने के लिए सहमत हो गया जिसके बारे में वह बात करना चाहता था। लेकिन इवान को यह बताने से पहले कि वह किस तरह का सौदा करना चाहता है, मोगुल ने कहा कि उसे लड़ाई के बाद की स्थिति का ध्यान रखना है और उसने इवान को अपने महल में रहने की पेशकश की। हालांकि इवान को मोगुल पर शक था, लेकिन वह बता सकता था कि वह वास्तव में उससे कुछ बात करना चाहता था, इसलिए वह महल में रहने के लिए सहमत हो गया। पहले से ही देर हो चुकी है इसलिए वह शायद कल सुबह मुझसे बात करेगा, इवान ने कमरे में प्रवेश करने के बाद खुद से कहा और कुछ और करने से पहले एक लंबा शॉवर लिया। मैंने चुना वारलॉर्ड गैंग को लूटो क्योंकि ग्रंथ की यादों में मैंने देखा कि उन्होंने कई लोगों को उनके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। लेकिन इवान ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उद्धरण चिन्ह ... मैंने महल के अंदर ऑक्स के अलावा किसी और को नहीं देखा। वे लोग कहाँ हैं जिन्हें उन्होंने अपने साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया? उसने इस बारे में मलाक से भी पूछा, लेकिन इवान की बात सुनने के बाद वह भी भ्रमित हो गया क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि उन लोगों के साथ क्या हुआ। विश्व डोमेन में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ चल रही है, इवान ने मन ही मन कहा और बाथरूम से बाहर निकल गया। उसने नए कपड़े पहने और विशाल आरामदायक बिस्तर पर बैठ गया। एक दिन की कड़ी लूट के बाद मुझे अपनी संपत्ति का निरीक्षण करने दो, उसने कहा और अपने छाया भंडारण के अंदर देखा। जिस क्षण इवान ने अपने छाया भंडार के अंदर देखा, उसकी आंखें सितारों की तरह चमकने लगी क्योंकि पहली चीज जो उसने देखी वह सार पत्थरों का एक छोटा सा पहाड़ था। यहाँ कम से कम 4 मिलियन सार पत्थर हैं, इवान ने अपने मुंह के कोने से लार टपकाते हुए कहा। बहुत बुरा हुआ कि मुझे खजाने की तिजोरी से चुराई गई चीज़ों का 50% वापस करना पड़ा, इवान ने धीमी आवाज में कहा और वहां से भागने के बारे में सोचा। लेकिन एक पल सोचने के बाद उसने वहां रहने का फैसला किया क्योंकि उसकी सहज बुद्धि उसे बता रही थी कि जिस चीज़ के बारे में मोगुल उससे बात करना चाहता था वह उसके लिए बहुत फायदेमंद थी। वाह! अचानक इवान ने एक हर्षित आवाज़ सुनी और देखा कि एलिसिया सार पत्थरों के पहाड़ को एक स्लाइड के रूप में इस्तेमाल कर रही थी और एक बच्चे की तरह उस पर खेल रही थी। इवान ने कुछ सेकंड के लिए एलिसिया को देखा और उसे अनदेखा करने का फैसला किया। वह उसके बचकाने व्यवहार के बारे में कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहता था। सार पत्थरों के अलावा वहाँ कई तरह की जड़ी बूटियाँ, गोलियाँ, औषधियाँ और कलाकृतियाँ भी थीं। इवान ने कुछ समय के लिए जड़ी बूटियों को अनदेखा किया और सबसे पहले गोलियों और औषधियों को देखा। उसने सबसे पहले एक हल्के सुनहरे रंग की गोली निकाली जो सभी गोलियों में सबसे बड़ी थी। जैसे ही इवान ने गोली निकाली, उसके विवरण उसके रत्न के सामने प्रकट हो गए। सार संघनक गोली, रैंक 1 लो ग्रेड, एक गोली जो आपके मन को विश्वसार में बदलने में आपकी मदद कर सकती है। यह मेरे मन को विश्वसार में बदलने में मेरी मदद कर सकती है। इवान की आंखों में थोड़ी चमक आ गई जब उसने गोली के विवरण देखे और उसने तुरंत इसका इस्तेमाल किया। गोली लेने के बाद इवान को इसे परिष्कृत करने में लगभग 40 मिनट लगे और जब उसने इसके परिणाम की जांच की तो उसके चेहरे पर एक गहरी शिकन दिखाई दी। इस गोली ने मेरे मन का 0.1% विश्वसार में बदलने में मेरी मदद की, लेकिन इस विश्वसार की गुणवत्ता पूरी तरह से बकवास है, इवान ने कहा जब उसने गोली द्वारा बनाए गए विश्वसार को देखा। अपने मूल विश्वसार की तुलना में गोली द्वारा बनाया गया विश्वसार कम से कम 60% कमज़ोर था। उसने अपने छाया भंडारण के अंदर मौजूद सार संघनक गोलियों को देखा और पाया कि उनमें से कम 30,000 थे। इवान ने गोली के परिणाम को देखने के बाद गंभीर स्वर में कहा, मैं इन गोलियों का उपयोग करके अपने मन को विश्वसार में बदलने वाला नहीं हूँ।
इन गोलियों का उपयोग करके अपने मन को ऐसे घटिया विश्वसार में बदलने के बजाय मैं बस प्रतीक्षा करूंगा और अपने मन को विश्वसार में बदलने के लिए आरोही टॉवर का उपयोग करूंगा। सार संघनक गोली का उपयोग न करने का निर्णय लेने के बाद इवान ने अगली गोली को देखा। अगली गोली हल्के नीले रंग की थी और ऐसी गोलियां केवल 6 थीं। स्रोत गोली। अपने सभी मन को विश्वसार में बदलने के बाद इस गोली का उपयोग करने से आप अपने कोर को रैंक 1 चरण में विकसित कर सकेंगे। इवान ने गोली के विवरण को पढ़ते समय एक भान उठाए। तो यह वह गोली है जिसके बारे में क्लोन कालकोठरी में बात कर रहा था। इवान ने बड़बड़ाया और स्रोत गोली को ध्यान से देखा। ऐसा लगता है कि क्लोन सच कह रहा था जब उसने कहा कि स्रोत गोलियां अत्यंत दुर्लभ हैं। हालांकि मैंने वारलॉर्ड गैंग के पूरे खजाने को लूट लिया था, लेकिन यहाँ इनमें से केवल 6 गोलियां हैं। हालांकि स्रोत की गोली उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी थी जो रैंक 1 कोर इवॉल्वर बनना चाहते थे, यह इवान के लिए बेकार थी। स्रोत की गोली का उपयोग करने की पहली आवश्यकता अपने सभी मैना को विश्वसार में बदलना था और इवान अपने सभी मैना को विश्वसार में बदलने से बहुत दूर था। इसके अलावा भले ही मैंने अपने सभी मैना को विश्वसार में बदल दिया होता, मैं इस गोली का उपयोग नहीं करता, इवान ने कहा और गोलियों को वापस अपने छाया भंडारण में रख दिया। इवान ने कहा कि वह स्रोत की गोली का उपयोग नहीं करेगा, इसका कारण उसका मोनाक कोर था। सामान्य लोगों के विपरीत जिनके पास केवल एक कोर होता है, उसके पास 2 कोर हैं और उसे यकीन नहीं है कि अगर वह अपने कोर को विकसित करने के लिए स्रोत की गोली का उपयोग करता है तो क्या होगा। गोलियों का उपयोग करने के बजाय मैं बस टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करूंगा और देखूंगा कि मेरे कोर के साथ क्या होता है। इवान ने मन ही मन सोचा और एक हल्के हरे रंग का पोषण निकाला अपने छाया भंडारण से। शांति औषधि। रैंक 1 मध्य स्तर। वैचारिक ऊर्जा की अपनी समझ की गति को 20% तक बढ़ाएं। इवान दंग रह गया जब उसने औषधि के विवरण को देखा और देखा कि उसके पास कितने शांति औषधि हैं। उनमें से सिर्फ 3 हैं। इवान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली जब उसने ट्रैंक्विलिटी पोशन की कम संख्या देखी। मुझे अभी भी उन चीज़ों का 50% वापस करना है जो मैंने चुराई थी, लेकिन ये पोशन, ट्रैंक्विलिटी पोशन इवान को उस गति को बढ़ाने में मदद कर सकता था जिस पर वह अपने विश्वसार को शून्य की वैचारिक ऊर्जा में बदल रहा था, इसलिए वह तीनों पोशन अपने पास रखना चाहता था। मैं कल इस पोशन के बारे में मोगुल से बात करूंगा, इवान ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ सोचा और ट्रैंक्विलिटी पोशन को वापस अपने शैडो स्टोरेज में रख दिया। अगली चीज़ जो इवान ने अपने शैडो स्टोरेज के अंदर देखी वह एक गहरे नारंगी रंग का पत्थर था जो एक शक्तिशाली आभा दे रहा था। इवान ने अपने शैडो स्टोरेज से पत्थर निकाला और देखा कि पत्थर निकालते ही उसके आसपास का वातावरण अजीब हो गया। जब उसने अपने आसपास के वातावरण में अजीब बदलाव देखा और नारंगी रंग के पत्थर के विवरण को देखा तो उसकी भौहें सिकोड़ लीं। और जिस क्षण इवान ने पत्थर के विवरण को देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। चौंका देने वाला। अध्याय 653 लूट भाग 2। अग्नि डोमेन स्टोन। एक सार पत्थर जिसने अग्नि तत्व ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित किया और अग्नि की अपनी स्वयं की वैचारिक ऊर्जा को जन्म दिया और इसके अंदर एक छोटा डोमेन बनाया। इस पत्थर को परिष्कृत करके आप एक डोमेन के रहस्यों को समझ सकते हैं जो आपके अपने डोमेन बनाने की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। एक पत्थर जो लोगों को अपना डोमेन बनाने में मदद कर सकता है। इवान दंग रह गया जब उसने अग्नि डोमेन स्टोन के विवरण पढ़े। एशर से मिली जानकारी के अनुसार, जिसने पहले ही अपना डोमेन बना लिया था, लोगों को अपना डोमेन बनाने में बहुत समय लगता है। डोमेन बनाने की पहली आवश्यकता अपने विश्वसार का 25% वैचारिक ऊर्जा में बदलना है। अपने विश्वसार का 25% वैचारिक ऊर्जा में बदलने के बाद, आपको वैचारिक ऊर्जा की अपनी समझ का उपयोग करके डोमेन बनाने के लिए लंबे समय तक काम करना होगा। लेकिन उसके सामने वाले पत्थर के अंदर एक छोटा सा अग्नि डोमेन है जो उसे डोमेन बनाने के लिए आवश्यक समय को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि पत्थर के अंदर का डोमेन अग्नि ऊर्जा से संबंधित है और इवान जो डोमेन बनाना चाहता है वह शून्य ऊर्जा से डोमेन है, फिर भी ये पत्थर उसे डोमेन के रहस्यों को समझने में मदद करेगा यदि वह इसे परिष्कृत करता है। इवान ने अपने छाया भंडारण के अंदर देखा और पाया कि उसके अंदर कोई और डोमेन पत्थर नहीं था, केवल एक डोमेन पत्थर है। इवान ने ये देखकर अपनी भौहें सिकुड़ी और अपने सिर के पीछे खुजलाया। वह इस डोमेन पत्थर को अपने पास भी रखना चाहता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि मोगुल इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, इवान ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसने जल्द ही अपना सिर हिला दिया। मोगुल ने कहा कि अगर मैं उसका सौदा स्वीकार करता हूं तो मैं अन्य 3 कुलों के खजाने की तिजोरी से 50% आइटम भी प्राप्त कर सकता हूं। अगर यह सच है तो भागना निश्चित रूप से एक अच्छा विचार नहीं है, इवान ने धीमी आवाज में कहा और अपने छाया भंडारण के अंदर मौजूद अन्य चीजों को देखा। एसेंस रिकवरी पोशन। रैंक 1 हाई लेवल। एक उच्च स्तरीय विश्व एसेंस रिकवरी पोशन जो आपको अपने विश्वसार का 20% तुरंत पुनर्प्राप्त करने में मदद कर सकता है। पोशन के विभिन्न रैंक हैं और प्रत्येक रैंक को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर।
यद्यपि विश्व डोमेन समृद्ध संसाधनों से भरा हुआ है, यहाँ रैंक 2 आइटम बहुत कम है, इसलिए रैंक एक उच्च स्तर के पोषण को यहाँ उत्पादित किए जा सकने वाले पोषण का उच्चतम ग्रेड कहा जा सकता है। यहाँ लगभग 50 उच्च स्तर और 176 मध्य स्तर के सार पुनर्प्राप्ति पोषण हैं, इवान ने खुद से कहा, और उन्हें 2 भागों में विभाजित किया ताकि वह उनमें से 50% मोगुल को वापस कर सके। रैंक 1 सार पुनर्प्राप्ति पोषण के अलावा रैंक 1 उच्च स्तर की सहनशक्ति पुनर्प्राप्ति और उपचार पोषण भी थे। सार पुनर्प्राप्ति पोषण की तरह इवान ने उन पोषण को भी 2 भागों में विभाजित किया। अचानक इवान की नज़र एक गहरे लाल रंग की गोली पर पड़ी जिसे लकड़ी के बक्से के अंदर सावधानी से रखा गया था। इवान ने गोली निकाली और उसके विवरण को देखा। ऑकलॉर्ड की क्षमता मन का, एक क्षमता मन का जिसमें ऑकलॉर्ड मोगुल का पूर्ण शक्ति हमला होता है। एक योग्यता मन का हो, इवान ने धीमी आवाज में कहा जब उसने देखा कि यह वास्तव में एक योग्यता मन का था। हालांकि मैं मजबूत हूं, यह मन का अभी भी काम आ सकता है क्योंकि मुझे शीर्ष रैंक 1 कोर इवॉल्वर के पूर्ण पैमाने पर हमला करने के लिए इसके अंदर थोड़ी सी ऊर्जा डालनी होगी। इवान ने योग्यता मनका को वापस अपने छाया भंडारण में रख दिया और अन्य चीजों को देखा। रक्तसार गोली रैंक 1 मिड लेवल, एक गोली जिसमें शीर्ष रैंक 1 कोर इवॉल्वर का रक्तसार बड़ी मात्रा में होता है। इस गोली को लेने के बाद आप थोड़े समय के लिए अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा सकते हैं। एक बार गोली का असर खत्म हो जाने पर उपयोगकर्ता का शरीर कमजोर अवस्था में चला जाएगा और इस गोली का उपयोग करने के बाद उनकी जन्मजात क्षमता कम होने की थोड़ी संभावना है। इवान ने गोली के विवरण को पढ़ते समय अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हालांकि यह गोली खतरनाक स्थिति के दौरान अपने उपयोगकर्ता की जान बचा सकती है, लेकिन इस गोली के दुष्प्रभाव काफ़ी बड़े थे, खास तौर पर अपनी जन्मजात क्षमता खोने का साइड इफेक्ट। अगर किसी व्यक्ति में रैंक 2 कोर इवॉल्वर बनने की क्षमता है तो इस गोली का इस्तेमाल करने की वजह से वह अपनी बाकी की जिंदगी रैंक 1 पर अटका रह सकता है। मुझे खुद को ऐसी स्थिति में आने से बचना चाहिए जहां मुझे अपनी जान बचाने के लिए ऐसी घटिया गोली का इस्तेमाल करना पड़े, इवान ने मन ही मन कहा और गोली को वापस अपने शैडो स्टोरेज में रख दिया। गोली वापस रखने के बाद उसने देखा कि उसने पहले से ही ज्यादातर गोलियों और औषधियों को देख लिया था। ये देखकर कि अब कोई और गोलियां और औषधियां नहीं हैं, इवान ने हथियारों को देखा। ऑक्स वाकई क्रूर लड़ाके हैं। मैं एक अच्छी एक्सेसरी टाइप आर्टिफैक्ट ढूंढने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ये सभी सिर्फ क्रूर हथियार हैं, इवान ने खुद से कहा जब उसने देखा कि उसके द्वारा लूटे गए ज्यादातर हथियार उसके लिए बेकार थे और उसने अपने शैडो अनडेड को उनसे लैस करने का फैसला किया। अचानक उसने हथियारों के बीच एक बैंगनी रंग का धनुष देखा। इवान ने धनुष को देखकर भौहें उठाईं क्योंकि वह धनुष से एक शक्तिशाली आभा को निकलता हुआ महसूस कर सकता था। लाइटनिंग बोल्ट रैंक 1 मिड ग्रेड नेदरबार्क थंडरवुड से बना एक धनुष। धनुष में अपनी ऊर्जा डालकर आप बिजली की वैचारिक ऊर्जा से बने तीर बना सकते हैं और अपने दुश्मनों को मार गिरा सकते हैं। धनुष का विवरण बहुत सरल था, लेकिन इवान धनुष के विवरण को पढ़कर काफी हैरान रह गया। विवरण के अनुसार मुझे बिजली की वैचारिक ऊर्जा से बने तीर बनाने के लिए बस अपनी ऊर्जा इसमें डालनी है, उसने धीमी आवाज में कहा। उद्धरण चिन्ह ... चूंकि मुझे बस अपनी ऊर्जा इसमें डालनी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इस धनुष का उपयोग कर सकता हूं, भले ही मेरे पास ज्यादा विश्वसार न हो, क्योंकि आखिरकार मेरा मन भी एक प्रकार की ऊर्जा है। इवान जो जानता है उसके अनुसार यदि आप रैंक 1 हथियार का पूरी क्षमता से उपयोग करना चाहते हैं तो आपको उनका उपयोग करते समय विश्वसार का उपयोग करने की आवश्यकता है। लेकिन लाइटनिंग बो पूरी तरह से अलग है क्योंकि वह इसे बिना किसी कठिनाई के उपयोग कर सकता है, भले ही उसके अंदर ज्यादा विश्वसार न हो। मैं इस धनुष को अपने पास रखने की कोशिश करूंगा, इवान ने धनुष के विवरण को पढ़ने के बाद कहा और इसे वापस अपने छाया भंडारण में रख दिया। कुछ सामग्री और अन्य चीजें भी थीं, लेकिन इवान को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें देखने में अपना समय बर्बाद नहीं किया। बिजली के धनुष के बाद इवान को कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला, इसलिए उसने सोने का फैसला किया। सोने से पहले उसने एशर को बुलाया और उसे अपने लिए पहरा देने के लिए कहा। एक ही दिन में हुई इतनी सारी घटनाओं के कारण इवान थक गया था, इसलिए वह जल्दी से सो गया। अगली सुबह डूरोक रैंक 1 ऑफ जो स्टोन रूम में इवान और मालाक से मिला था, आया और इवान को बताया कि मोगुल उससे मिलने के लिए तैयार है। अध्याय 654 हमें उनकी मदद चाहिए। डूरोक इवान को महल के एक भीतरी कमरे में ले गया। जब इवान कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि मोगुल एक कुर्सी पर बैठा है। इवान ईमानदारी से आश्चर्यचकित था जब उसने मोगुल को एक सामान्य दिखने वाली कुर्सी पर बैठे देखा, क्योंकि उसे लगा कि डूरोक उसे एक सिंहासन कक्ष में ले जाएगा जहां मोगुल मानव खोपड़ियों से सजे एक भव्य दिखने वाले सिंहासन पर बैठा होगा। ऐसा लगता है कि ऐसी चीजें केवल उपन्यासों में ही होती हैं, इवान ने मन ही मन सोचा जब उसने मोगुल को एक सामान्य दिखने वाली कुर्सी पर बैठे देखा। डूरोक इवान के साथ कमरे में दाखिल नहीं हुआ और अंदर जाने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। बैठो, डूरोक के दरवाजा बंद करने के बाद मोगुल ने इवान से कहा। इवान ने उसे मना नहीं किया और अपने चेहरे पर एक शांत भाव के साथ एक खाली कुर्सी पर बैठ गया।
क्या तुम्हें डर नहीं है कि अब जब हम अकेले हैं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा? मोगुल ने इवान से उत्सुक स्वर में पूछा जब उसने उसका शांत भाव देखा। जब इवान ने मोगुल की आवाज़ सुनी तो वह उसे अजीब नज़रों से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। कोई इस आदमी को बताए कि मेरे शैडो स्टोरेज में 4000 खून के प्यासे शैडो मरे हुए लोग इंतजार कर रहे हैं, जो किसी भी समय उस पर हमला करने के लिए तैयार हैं। इवान ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसने इसे जोर से नहीं कहा। जब उसने देखा कि मोगुल अभी भी उसकी ओर देख रहा था तो उसने अपने कंधे उचका दिए और शांत स्वर में कहा, मुझे डर नहीं है क्योंकि मुझे भरोसा है कि तुम जैसा सम्माननीय योद्धा मेरे जैसे कमज़ोर व्यक्ति के खिलाफ कोई चाल नहीं चलेगा। इवान की आवाज़ सुनकर मोगुल का मुंह खुला रह गया। अगर तुम कमज़ोर हो तो मेरे गिरोह के लोग क्या हैं? उसने खुद से कहा जब वह सोच रहा था कि कैसे इवान ने उसके रैंक 1 कोर रिवॉल्वर्स में से 3 को मार डाला। ग्रंथ, खजाने की तिजोरी का संरक्षक और वह जो शून्य के अंदर चूसा गया था। तो तुम किस डील की बात कर रहे थे? इवान ने मोगुल के हिलते हुए मुंह की परवाह नहीं की और पूछा। मोगुल ने इवान की बात सुनकर गहरी सांस ली और उसके हाव भाव गंभीर हो गए। चूंकि आपने ग्रंथ को मार डाला और हमारे गिरोह को निशाना बनाया, इसलिए मुझे लगता है कि ग्रंथ ने आपके लिए चीज़ें मुश्किल बनाने की कोशिश की होगी जब उसे पता चला कि आप अभी अभी वर्ल्ड डोमेन में आए हैं, है ना? इवान ने मोगुल की बात सुनकर भौहें उठाईं लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया। हालांकि आप पूरी तरह से सही नहीं हैं, लेकिन आप इसे इस तरह से कह सकते हैं। हालांकि मोगुल को यह समझ में नहीं आया कि इवान का क्या मतलब था कि वह पूरी तरह से सही नहीं था। उसने इस बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा और बोलना जारी रखा। आप जानते हैं कि 4 महान कबीले वर्ल्ड डोमेन में आने वाले लोगों को उनके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते हैं। क्या तुम जानते हो क्यों? इवान ने मोगुल की बात सुनकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपना सिर हिला दिया। यह अभी भी उसके लिए एक पूर्ण रहस्य था कि 4 महान कुलों के लोग लोगों को उनके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे थे और उनके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद उन लोगों के साथ क्या हुआ। ग्रंथ की यादों में इवान ने देखा कि कई लोगों ने वारलॉर्ड गैंग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन महल में इवान ने उनमें से किसी को नहीं देखा। वह अभी भी उत्सुक था कि उन लोगों के साथ क्या हुआ। जब ग्रंथ ने देखा कि इवान उसका सवाल सुनकर अपना सिर हिला रहा है तो उसने हल्की सी आह भरी और कड़वी आवाज़ में कहा, सभी 4 महान कुल लोगों को उनके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते हैं क्योंकि हमें उनकी मदद की ज़रूरत है। तुम्हें मदद की ज़रूरत है? इवान ने भ्रमित आवाज़ में पूछा। हाँ, हमारे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले लगभग 30% लोगों को टॉवर ऑफ असेंशन के द्वारों की रखवाली करने के लिए भेजा जाता है ताकि वे लोगों को टॉवर का उपयोग करने से रोक सकें और उन्हें हमारे और शेष 70 लोगों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर सकें। प्रतिशत लोगों को एक कालकोठरी को साफ करने के लिए एक जगह भेजा जाता है। इवान ने मोगुल की बात सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह पहले से ही टॉवर ऑफ असेंशन के द्वारों की रखवाली करने वाले लोगों के बारे में जानता था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने कालकोठरी के बारे में सुना था। ये किस तरह की कालकोठरी है जिसके लिए इतने सारे लोगों की आवश्यकता है? इवान का सवाल सुनकर मोगुल ने आह भरी और उसने कड़वी आवाज़ में कहा, आप जानते हैं कि 4 महान कुलों के लोग वर्ल्ड डोमेन के प्रतिबंधों के कारण टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, है ना? इवान ने मोगुल की बात सुनकर अपना सिर हिलाया क्योंकि ग्रंथ की यादों को देखने के बाद उसे पहले से ही इस बारे में पता था। इवान को अपना सिर हिलाते हुए देखकर मोगुल रुका और एक पल के बाद बोला, ये कालकोठरी वास्तव में 4 महान कुलों के लोगों को टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करने की अनुमति दे सकती है। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार यदि हम इस कालकोठरी को सफलतापूर्वक साफ कर देते हैं तो हमें एक इनाम मिलेगा जो हमें विश्व डोमेन के प्रतिबंधों से मुक्त होने में मदद कर सकता है। इवान मोगुल की बात सुनकर चुप हो गया और गहरे विचारों में डूब गया। एक पल के बाद उसने मोगुल की ओर देखा और पूछा, इस कालकोठरी की रैंक क्या है? ये रैंक 1 कालकोठरी है। मोगुल की बात सुनकर इवान के चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी। अगर यह रैंक 1 कालकोठरी है और यह आपके लिए इतना उपयोगी है तो आप खुद जाकर इसे साफ क्यों नहीं कर लेते? आप पहले से ही रैंक 1 के शिखर पर हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपके लिए अपने गिरोह के कुछ सदस्यों की मदद से इस कालकोठरी को साफ करना मुश्किल होगा। मोगुल ने इवान की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और निराश स्वर में कहा, हालांकि यह रैंक 1 कालकोठरी है, लेकिन ये सामान्य कालकोठरी से थोड़ा अलग है। सामान्य कालकोठरी से अलग जहां आप तब तक प्रवेश कर सकते हैं जब तक कि आपकी रैंक कालकोठरी से अधिक न हो, ये कालकोठरी पूरी तरह से अलग है और इसमें केवल एस रैंक वाले ही प्रवेश कर सकते हैं। मोगुल की बात सुनकर इवान दंग रह गया और आखिरकार उसे समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। इवान के चेहरे पर स्तब्ध भाव देखकर मोगुल ने एक बार फिर आह भरी और कहा, सालों से हम इस कालकोठरी को साफ करने के लिए बड़ी संख्या में एस रैंक के लोगों को भेज रहे हैं, लेकिन इतने सारे एस रैंक वालों की मदद से भी हम अभी भी इस कालकोठरी को साफ नहीं कर पा रहे हैं। मोगुल की बात सुनकर इवान चुप हो गया और चुपचाप उसकी ओर देखने लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने अपना मुंह खोला और उससे पूछा,
तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये कालकोठरी साफ कर दूं, है ना? मोगुल ने इवान की बात से इनकार नहीं किया और सिर हिलाया। हाँ, अगर तुम इस कालकोठरी को साफ करने में हमारी मदद करोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि बाकी 3 कबीले भी तुम्हें अपने खजाने से 50% चीजें बिना किसी परेशानी के लेने देंगे। अध्याय 655 भाग 1। मोगुल से बातचीत के बाद इवान उस कमरे में लौट आया जहां वह कल रात रुका था। अपने कमरे में वापस आकर वह बिस्तर पर लेट गया और कमरे की छत को देखने लगा। उसके चेहरे पर एक सोची समझी सी मुस्कान थी। मोगुल ने कहा कि वह आज दोपहर बाकी 3 कबीलों के नेताओं को आमंत्रित करेगा। क्या मुझे उनसे कुछ अतिरिक्त लाभ मांगना चाहिए? उसने कमरे की छत को देखते हुए खुद से कहा। मोगुल के अनुरोध को सुनने के बाद इवान उनकी मदद करने के लिए सहमत हो गया क्योंकि उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। डोमेन स्टोन और ट्रैंक्विलिटी पोशन जैसी चीज़ों को देखने के बाद उसने वर्ल्ड डोमेन छोड़ने से पहले उनमें से ज़्यादा इकट्ठा करने का निश्चय किया और मोगुल और दूसरों की मदद करना उसके लिए उन चीज़ों को पाने का सबसे आसान तरीका था। इवान ने वारलॉर्ड गैंग को लूटने से पहले वह अन्य 3 कुलों को भी लूटने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वारलॉर्ड गैंग को लूटने के बाद जो हुआ उसके बाद इवान ने अपना विचार बदल दिया। हालांकि वह शक्तिशाली था, लेकिन 4 महान कुलों की शक्ति भी कमज़ोर नहीं थी। अगर उन्होंने उसके खिलाफ मौत से लड़ने का फैसला किया तो उसे यकीन नहीं था कि वह खुद को सुरक्षित रख पाएगा। उसने उन्हें लूटने के बारे में सिर्फ इसलिए सोचा क्योंकि उसके पास शैडो पोजीशन स्किल थी जो उसे शीर्ष रैंक 1 कोर इवॉल्वर्स का सामना करने में मदद कर सकती थी। लेकिन समस्या यह है कि शैडो पोजीशन स्किल की अवधि केवल 3 मिनट है। एक बार एक गंभीर लड़ाई छिड़ गई और अगर वह इसे 3 मिनट में खत्म नहीं कर पाया तो उसकी जान निश्चित रूप से बहुत खतरे में पड़ जाएगी। उनके खिलाफ जाकर अनावश्यक जोखिम उठाने के बजाय मुझे उनके साथ मिलकर कुछ लाभ प्राप्त करना चाहिए, इवान ने खुद से कहा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इसके अलावा वह बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर चला गया। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं इस कालकोठरी से कुछ अच्छा हासिल कर पाऊंगा। अपने कमरे से बाहर निकलने के बाद इवान मलाक की तलाश में गया, लेकिन जब उसने अपने कमरे से बाहर निकलने के बाद उसे देखा तो इवान दंग रह गया क्योंकि उसने मलाक की आंखों के नीचे काले घेरे देखे। एक अधेड़ उम्र के आदमी के बजाय मलाक एक अधेड़ उम्र के पांडा शावक की तरह दिख रहा था। तुम्हें क्या हुआ? इवान ने उसकी शक्ल देखकर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान के साथ पूछा। इवान की बात सुनकर मालाक ने उसकी ओर देखा और बिना पलक झपकाए कहा, मैंने सुना है कि कुछ और इंसानों को खाना पसंद करते हैं। मुझे डर था कि वे मुझे एक तले हुए इंसान में बदल देंगे, इसलिए मैं पूरी रात सो नहीं पाया। जब इवान ने मालाक की बात सुनी तो वह बोल नहीं पाया और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। अंत में उसने एक स्टोरेज रिंग निकाली और मालाक को दे दी। मुझे कुछ दिनों के लिए मोगुल के साथ कहीं जाना है, इसलिए तुम्हें अभी शहर वापस लौट जाना चाहिए। जब मालाक ने इवान की बात सुनी और स्टोरेज रिंग के अंदर देखा तो उसने अपनी पांडा जैसी आंखें कुछ बार झपकाईं, लेकिन जैसे ही उसने स्टोरेज रिंग के अंदर देखा उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे तुरंत गायब हो गए और उसकी आंखें लगभग अपनी जगह से बाहर निकल गईं। क्या बकवास है? उसने इवान की ओर देखा और कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। अगर तुम्हें लगता है कि यह बहुत ज्यादा है तो मैं इसका आधा हिस्सा वापस ले सकता हूं, इवान ने शांत स्वर में कहा जब उसने मलाक के चेहरे पर चौंकने वाली नजर देखी। जब मलाक ने इवान की बात सुनी तो उसने गहरी सांस ली और बमुश्किल सुनाई देने वाली आवाज में पूछा, क्यों, क्या तुमने कुछ कहा? मलाक अचानक खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में इवान से पूछा, सिर्फ 100 सार पत्थर क्यों हैं? चूंकि तुमने पूरा खजाना लूट लिया है इसलिए तुम्हें कम से कम कुछ मिलियन सार पत्थर तो मिले ही होंगे। क्या तुम्हें मुझे सिर्फ 100 सार पत्थर देने में शर्म नहीं आती? 100 सार पत्थर? इवान ने मलाक की बात सुनकर आश्चर्य से पलकें झपकाईं और अचानक कुछ सोचा। उसने अपने शैडो स्टोरेज में वापस देखा और एक और स्टोरेज रिंग निकाली। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें गलत स्टोरेज रिंग दे दी, उसने कहा और मलाक को एक और स्टोरेज रिंग दे दी। उद्धरण चिन्ह ... पिछली स्टोरेज रिंग उस वेटर के लिए है जिसे मैंने कल बस के नीचे फेंक दिया था। जब तुम वापस आओ तो उसे दे देना। इवान की बात सुनकर मालाक का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने सोचा कि इवान ने कल बेचारे वेटर के साथ क्या किया होगा। अच्छा, उस कैफे में काम करके वह वेटर प्रतिदिन अधिकतम 2 एसेंस स्टोन कमा सकता है, इसलिए उसे 100 स्टोन देना उसके 50 दिनों के काम का वेतन देने के बराबर है। मालाक ने मन ही मन सोचा और दूसरी स्टोरेज रिंग के अंदर देखा। मुझे यकीन है कि एक बार जब वह इन 100 एसेंस स्टोन को प्राप्त कर लेगा तो वह निश्चित रूप से भूल जाएगा कि इवान ने उसके साथ क्या किया था। दूसरी स्टोरेज रिंग के अंदर देखने के बाद मालाक एक बार फिर चौंक गया। यहाँ लगभग 50,000 एसेंस स्टोन हैं, उसने मन ही मन सोचा और दूसरी चीज़ों को देखा। इवान ने उसे जो दूसरी चीज़ें दी वे एसेंस कंडेंसिंग पिल्स और एक सोर्स पिल्स थीं। मालाक ने उसे आंसू भरी आंखों से देखा।
इवान ने मालर को जो चीज़ें दी थीं, उनकी उसे ज़्यादा परवाह नहीं थी और वह जल्द ही अपने कमरे में लौट आया। अपने कमरे में लौटने के बाद इवान बिस्तर पर बैठ गया और अपने मन को शांत करने के लिए गहरी सांसें लीं। एक बार जब उसका मन शांत हो गया, तो उसने अपने शैडो स्टोरेज से एक ट्रैंक्विलिटी पोशन निकाला और उसे पी लिया। ट्रैंक्विलिटी पोशन रैंक 1 मिड लेवल। ये पोशन आपकी वैचारिक ऊर्जा की समझ की गति को 3 घंटे के लिए 20% तक बढ़ा सकता है। ट्रैंक्विलिटी पोशन पीने के बाद इवान ने तुरंत अपने बूट्स ऑफ वर्ड गेजर के वर्ड स्टडी कौशल को सक्रिय कर दिया। उसने कुछ महीने पहले ही अपने बूट ऑफ वर्ड गेजर को एक एस रैंक आर्टिफैक्ट में विकसित कर लिया था और अब वह पहले के 10 मिनट के बजाय प्रतिदिन 15 मिनट के लिए वर्ड स्टडी कौशल का उपयोग कर सकता था। इवान को अपने बूट्स ऑफ वर्ड गेजर को अपग्रेड करने के बाद एक नया कौशल प्राप्त होने की उम्मीद थी, लेकिन वर्ड स्टडी कौशल के समय के अलावा बूट्स के बारे में कुछ भी खास नहीं बदला, भले ही उसने उन्हें पूर्ण एस रैंक आर्टिफैक्ट में विकसित कर लिया हो। जब इवान ने शून्य अध्ययन कौशल को सक्रिय किया, तो उसने तुरंत शांति औषधि के प्रभाव को महसूस किया और देखा कि वह शून्य ऊर्जा को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता है। 3 मिनट के बाद इवान की आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई और उसे शून्य अध्ययन कौशल को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। रुकने के बाद इवान बिस्तर पर लेट गया और जोर से सांस लेने लगा। हालांकि वह पूरी तरह से थक गया था, लेकिन इवान के चेहरे पर एक उज्ज्वल भाव था। शांति औषधि का प्रभाव जितना मैंने सोचा था उससे बेहतर है, उसने हाँफते हुए खुद से कहा। मैं यहाँ से जाने से पहले उनमें से अधिक इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करूँगा। एक पल के आराम के बाद इवान ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए एक औषधि पी ली और एक बार फिर शून्य अध्ययन कौशल का उपयोग किया। शांति औषधि के प्रभाव में इवान की शून्य ऊर्जा के बारे में समझ तेजी से बढ़ी। समय बीतता रहा और कुछ घंटों के बाद किसी ने इवान के दरवाजे पर दस्तक दी और उसे सूचित किया कि अन्य 3 कुलों के नेता वहां आ गए हैं। अध्याय 656 न्या भाग 2। इवान उस कमरे के सामने खड़ा था जहां उसने आज सुबह मोगुल से बात की थी। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि मोगुल के अलावा वहां 3 और लोग थे। 3 अन्य लोग स्वाभाविक रूप से 3 अन्य महान कुलों के नेता थे। फ्रॉस्टफॉल एलायंस का नेता एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने मध्य 50 के दशक में दिख रहा था। वह लगभग 180 सेमी लंबा था और उसके बाल हल्के भूरे और आंखें काली थीं। उसका नाम एडवर्ड था और करीब से देखने पर इवान ने देखा कि उसकी आभा मोगुल से थोड़ी अधिक मजबूत थी। मून स्पाइडर नेस्ट की नेता एक परिपक्व दिखने वाली सुंदर महिला थी जिसका नाम अलुमी था। अलुमी के बाल हल्के गुलाबी, गहरी बैंगनी आंखें थीं और उसने काफी खुले कपड़े पहने हुए थे। हालांकि अलुमी एक मोहक महिला की तरह दिख रही थी, वह वास्तव में एक मकड़ी राक्षस थी जिसने मानव रूप धारण किया था। हालांकि एडवर्ड और अलुमी दोनों अपने अपने तरीके से प्रभावशाली थे, लेकिन जिस व्यक्ति ने इवान का सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया वह फैंटम वर्ल्ड का नेता था। प्रेत दुनिया की नेता वास्तव में नोअर नाम की एक बिल्ली महिला थी। उसके लंबे काले बाल और गहरी पीली आंखें थीं, लेकिन निश्चित रूप से जो चीजें सबसे ज्यादा उभर कर सामने आईं, वे थे उसके बिल्ली के कान और पूंछ। हालांकि इवान पहली बार एक बिल्ली महिला को देखकर आश्चर्यचकित था, लेकिन उसका ध्यान आकर्षित करने का कारण उसका रूप नहीं था, बल्कि उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा थी जो हाना से बहुत मिलती जुलती थी। शायद हाना किसी तरह से उनसे संबंधित है, इवान ने मोगुल के ठीक बगल में एक खाली कुर्सी पर बैठते हुए मन ही मन सोचा। जिस तरह से इवान उनका निरीक्षण कर रहा था, उसी तरह कुलों के 3 नेता भी उसका निरीक्षण कर रहे थे। और हालांकि उनके लिए इस पर विश्वास करना कठिन था, वे तीनों काफी हैरान थे क्योंकि उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि उनके सामने एस रैंकर कमजोर नहीं था। रैंक 1 कोर इवॉल्वर्स की नज़र में सभी एस रैंकर तोप के चारे के अलावा कुछ नहीं हैं। इसलिए ये तथ्य कि उनकी सहज प्रवृत्ति ने उन्हें बताया कि इवान मजबूत था, यह इस बात का प्रमाण था कि वह एक सामान्य एस रैंकर नहीं था। दिलचस्प। इवान के बैठने के बाद एडवर्ड ने कहा, उद्धरण चिन्ह ... मुझे ईमानदारी से लगा कि जब उसने मुझसे पहले संपर्क किया था तो ये सुअर बकवास कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से गलत नहीं है। नोअर और अलुमी ने भी अपना सिर हिलाया क्योंकि उन्हें भी लगा कि जब मोगुल ने उनसे पहले संपर्क किया था तो वह बकवास कर रहा था। चूंकि हम महसूस कर सकते हैं कि वह शक्तिशाली है, तो आइए झाड़ियों में घूमना बंद करें और तुरंत विवरण पर चर्चा करें क्योंकि मुझे जल्द से जल्द वापस जाना है और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखना है, नोअर ने एक सपाट आवाज़ में कहा जब उसने इवान की आध्यात्मिक शक्ति को महसूस किया। तुम आलसी बिल्ली, मैं जानती हूं कि तुम वापस जाने के बाद बस सोना चाहती हो। क्या तुम थोड़ा और गंभीर नहीं हो सकती? तुम्हारे कबीले का भविष्य इस चर्चा पर निर्भर करता है। कम से कम एक बार नेता की तरह व्यवहार करने की कोशिश करो, अलुमी ने नोअर को सुनने पर तिरस्कार से भरी आवाज में कहा। नोअर ने अलुमी की बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और इवान की तरफ देखते हुए विस्तार से चर्चा की, लेकिन जब उसने इवान की तरफ देखा तो वह हैरान रह गई क्योंकि उसने देखा कि इवान उसके चेहरे पर स्तब्ध भाव से उसे देख रहा था। क्या? उसने पूछा जब उसने इवान की हैरान नज़र देखी। तुमने अपना वाक्य न्याय से खत्म नहीं किया, इवान ने स्तब्ध स्वर में पूछा। क्या न्याय?
मेरा मतलब है, न्या, न्या, हाँ, न्या। कमरे में अजीब तरह से सन्नाटा छा गया और सभी ने इवान की तरफ उलझन भरी नज़रों से देखा। जब इवान ने देखा कि हर कोई उसे देख रहा है, तो उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा था और उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अरे, मैं पूरी तरह से भूल गया था कि बिल्ली औरतें सिर्फ उपन्यासों में ही न्या से अपना वाक्य खत्म करती हैं, उसने मन ही मन सोचा और हल्की खांसी की। मैं बस अपने आप से बात कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि यह नेक, मेरा मतलब है नेता नोअर सही है। हमें जल्दी से यह चर्चा खत्म कर लेनी चाहिए ताकि मैं कालकोठरी के लिए निकल जाऊं। चारों नेताओं ने इवान को अजीब तरह से देखा और महसूस किया कि उसके दिमाग में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वे बिना किसी कारण के चर्चा को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। मोगुल ने कहा था कि आप बदले में हमारे खजाने से 50% सामान चाहते हैं, है न? एडवर्ड ने एक पल के बाद पूछा। हाँ, इवान ने अपने चेहरे पर दृढ़ भाव के साथ सिर हिलाया और एक कठिन बातचीत के लिए तैयार था, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम वाकई उस कालकोठरी को साफ कर सकते हो तो तुम मेरे फ्रॉस्टफॉल एलायंस खजाने से 50% आइटम ले सकते हो। मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। मुझे भी। इवान तब दंग रह गया जब एडवर्ड और अन्य लोग उससे बातचीत करने की कोशिश किए बिना सहमत हो गए। इवान के चेहरे पर स्तब्ध भाव देखकर अलूमी ने हंसते हुए पूछा, क्या तुम उम्मीद कर रहे थे कि हम तुम्हारे साथ सौदेबाजी करेंगे? ठीक है, हाँ, इवान ने अलूमी के शब्दों का खंडन नहीं किया और कहा। एडवर्ड ने इवान की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और कड़वी आवाज में कहा, जब वे हमारे लिए बेकार हैं तो उन चीज़ों को खजाने में रखने का क्या मतलब है? एडवर्ड की बात सुनकर इवान ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन जल्द ही वह समझ गया कि उसका क्या मतलब था। एडवर्ड और अन्य लोग पहले से ही रैंक 1 के शिखर पर थे और विश्व डोमेन के प्रतिबंधों के कारण आगे और सुधार नहीं कर सकते थे, इसलिए भले ही उनके खजाने में जो चीज़ें थीं वे मूल्यवान थीं, लेकिन वे उनके लिए पूरी तरह से बेकार थीं क्योंकि वे उन्हें विश्व डोमेन के प्रतिबंधों से मुक्त होने में मदद नहीं कर सकती थीं। यदि आप वास्तव में हमारी मदद कर सकते हैं तो आपको उन चीज़ों का 50% देना कोई बड़ी बात नहीं है, मोगुल ने भी एडवर्ड को सुनने के बाद कहा। हाँ, मैंने उनकी सुविधा के लिए बहुत सारी बातचीत लाइनें तैयार की थीं, लेकिन इवान ने अंदर से आह भरी और मोगुल की ओर देखा। चूंकि ऐसा है, तो आप जिस सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे उसे निकाल लें। मैंने उन्हें पहले ही तैयार कर लिया है क्योंकि मुझे पता है कि वे बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत होंगे, मोगुल ने कहा और अपनी स्टोरेज रिंग से 3 सुनहरे रंग के कागज़ निकाले। इवान ने सोल कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पढ़ा और एक बार जब उसने पुष्टि की कि उनमें कोई समस्या नहीं है, तो उसने अपने खून की एक बूंद से उन पर मुहर लगा दी। महान कुलों के तीनों नेताओं ने भी ऐसा ही किया और यह पुष्टि करने के बाद कि अनुबंध में कोई समस्या नहीं है, उन्होंने भी अपने खून की एक बूंद से उस पर मुहर लगाई। जिस क्षण उन्होंने अपने खून की एक बूंद से आत्मा अनुबंध पर मुहर लगाई, तीनों आत्मा अनुबंध गायब हो गए और इवान को लगा कि एक बंधनकारी शक्ति उसकी आत्मा को घेर रही है। वह पहले से ही जानता था कि आत्मा अनुबंध कैसे काम करता है, इसलिए इवान ने उस बंधनकारी शक्ति के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा जो उसने महसूस की थी। बस कुछ घंटों तक प्रतीक्षा करें, मुझे यहाँ कुछ मामलों को निपटाना है। एक बार जब मैं उनका ध्यान रख लूँगा तो मैं आपको कालकोठरी के स्थान पर ले जाऊँगा। अनुबंधों पर हस्ताक्षर होने के बाद मोगुल ने कहा, चूंकि यहाँ सब कुछ समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं विदा लेता हूँ, नोअर ने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा और खड़ी हो गई। नेता नोअर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या हम एक पल के लिए बात कर सकते हैं? नोअर को जाते देख इवान खड़ा हुआ और पूछा, तुम उस न्याय वाली बात के बारे में बात नहीं करना चाहती, है न? बेशक न्याय, मेरा मतलब है, बिल्कुल नहीं। जब नोअर ने इवान की बात सुनी तो उसने अपने चेहरे पर संदेह भरी नज़र से उसे देखा, लेकिन अंततः अपना सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर संदेह भरी नज़र देखकर इवान ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। यार, मुझे वाकई इस न्याय वाली बात के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, उसने मन ही मन सोचा और नोअर के साथ कमरे से बाहर चला गया। अध्याय 657 टॉवर ऑफ असेंशन का स्प्राइट भाग 1। तो तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? नोअर ने इवान से पूछा जब वे मोगुल और अन्य लोगों के कमरे से बाहर निकले। इवान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, इसके बजाय उसने छाया इंद्रियों का उपयोग किया और हाना को अपने छाया भंडारण से बुलाया। जिस क्षण हाना इवान के छाया भंडारण से बाहर आए, नोअर ने चलना बंद कर दिया और उसके चेहरे पर एक भ्रूभंगिमा के साथ उसे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर भ्रूभंगिमा जल्द ही एक हैरान नज़र में बदल गई। ये परिचित आभा, नोअर ने हाना को देखते हुए चौंकते हुए आवाज़ में कहा। हाना को देखने के बाद नोअर की प्रतिक्रिया को देखते हुए इवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी प्रतिक्रिया से मैं पुष्टि कर सकता हूं कि हाना निश्चित रूप से किसी तरह उससे संबंधित है, इवान ने मन ही मन सोचा क्योंकि उसने नोअर को हाना को एक हैरान नज़र से देखते हुए देखा। कुछ देर बाद नोअर ने हाना को जमीन से उठाने की कोशिश की, लेकिन जब हाना ने यह देखा तो वह तुरंत उससे दूर कूद गई और इवान के कंधे पर चढ़ गई। तुमने क्लेयर के साथ क्या किया है? नोअर ने इवान से गुस्से में पूछा जब उसने देखा कि अभी क्या हुआ है।
क्लेयर, इवान ने नोअर की बात सुनकर भौहें उठाईं और हाना की ओर इशारा किया। तुम्हारा मतलब है कि उसका नाम क्लेयर है? वह 2 साल पहले अचानक गायब हो गई थी, तो तुम ही उसे ले गए थे? नोअर ने इवान को जवाब नहीं दिया और गुस्से से भरी आंखों से उसे देखा। ओए ओए, अपना धैर्य बनाए रखो, मैं तो दुनिया के दायरे में भी नहीं थी। 2 क्लेयर को मुझे लौटा दो। नोअर अचानक इवान की ओर कूद पड़ी और हाना को अपने नुकीले बिल्ली जैसे पंजों से वार करते हुए उसे ले जाने की कोशिश की। उसके नुकीले पंजों को देखकर इवान ने अपनी उच्च चपलता का इस्तेमाल किया और जल्दी से उसके हमले को चकमा दिया। ओए नेको, मेरा मतलब है नेता नोअर, क्या तुम कुछ भी करने से पहले मेरी बात सुन सकते हो? इवान ने नोअर के हमले को टालने के बाद उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन नोअर ने उसे कोई मौका नहीं दिया और एक बार फिर उसकी ओर कूद पड़ा। अरे, ये बिल्ली इतनी नासमझ क्यों है? इवान ने अंदर से कोसा और नोअर के एक और हमले को मुश्किल से चकमा दिया। हालांकि इवान की चपलता बहुत अधिक थी और उसने बूट्स ऑफ वोइड गेजर भी पहना हुआ था, फिर भी उसके लिए नोअर के हमले को चकमा देना आसान नहीं था, जो बहुत फुर्तीला था। मैं उससे गंभीरता से नहीं लड़ सकता, अन्यथा ये पूरा महल नष्ट हो जाएगा और अधिकांश एस रैनकॉक्स का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे यकीन है कि मोगुल भी मुझे मारने की कोशिश करेगा, चाहे कुछ भी हो। इवान ने सोचा और इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई तरीका सोचने की कोशिश की। अचानक इवान ने हाना को देखा, जो अभी भी उसके दाहिने कंधे पर चिपकी हुई थी और उसके साथ रोलर कोस्टर की सवारी की तरह व्यवहार कर रही थी। ये बदमाश इवान के माथे पर काली रेखाएं उभर आईं जब उसने देखा कि हाना अपने जीवन को बचाने की कोशिश करते हुए भी मजे कर रही थी। चूंकि वह तुमसे संबंधित है, इसलिए तुम्हें ही इस झंझट को सुलझाना चाहिए। इवान ने अचानक हाना को पकड़ लिया और उसे नोअर की ओर फेंक दिया। म्यू। जब इवान ने उसे नोअर की ओर फेंका और हवा में संतुलन बनाने की कोशिश की, तो हाना ने डर के मारे जोर से म्यू की। क्लेयर, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को संतुलित कर पाती, उसे नोअर ने पकड़ लिया। म्यू। हाना ने अपने पंजों का इस्तेमाल किया और नोअर के चंगुल से मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन वह उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकी। तुम्हें क्या हुआ? तुम अपने मानव रूप में क्यों नहीं हो? और तुम्हारी रैंक शीर्ष रैंक 1 से गिरकर एस पर क्यों आ गई? नोअर ने हाना को पकड़ने के बाद उस पर सवालों की बौछार कर दी। इवान पूरी तरह से दंग रह गया जब उसने नोअर द्वारा हाना से पूछे गए सवालों को सुना। वह किस बारे में बात कर रही है? नोअर के सवाल सुनकर इवान मन ही मन बुदबुदाया। जब मैं हाना से मिला था तब वह बी रैंक की राक्षस थी, लेकिन वह जो कह रही है उससे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। हाना ने नोअर के सवाल का जवाब नहीं दिया और उससे दूर जाने की कोशिश की। मैं समझता हूँ, इस आदमी ने तुम्हारे साथ कुछ किया होगा जिसकी वजह से तुम ऐसी हो गई हो, नोअर ने अचानक कहा और इवान को ठंडी आंखों से देखा। अरे, तुम्हारी बकवास बहुत हो गई। यह मत सोचो कि तुम जो चाहो कह सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास मुंह है। इवान ने नोअर की बात सुनकर निराश स्वर में कहा। चिंता मत करो क्लेयर, मैं तुम्हारा बदला लूंगा और तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ाऊंगा। वह बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। इवान के मुंह से यह शब्द निकला जब नोअर ने उसकी बात को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। म्यू। अचानक हाना नोअर से मुक्त हो गई और उससे दूर कूद गई। दूर कूदने के बाद हाना ने नोअर को ठंडी आंखों से देखा, जैसे सचमुच कह रही हो, मुझसे दूर रहो। क्लेयर। नोअर चौंक गई जब उसने हाना की ठंडी निगाहों को देखा और अविश्वास से उसकी ओर देखा। उसकी प्रतिक्रिया से ऐसा लगता है कि हाना के साथ उसका रिश्ता सामान्य नहीं है। इवान ने मन ही मन सोचा जब उसने हाना की ठंडी प्रतिक्रिया प्राप्त करने पर नोअर के चेहरे पर हैरानगी देखी। तुम ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हो? क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? नोअर ने हाना की ओर कदम बढ़ाते हुए पूछा। म्याओ। लेकिन हाना ने पहले की तरह ही प्रतिक्रिया की और अपने पंजे हिलाए जैसे उसे दूर भगा रही हो। अगर मैं चाहता हूं कि वह मेरी बात सुने तो मुझे पहले उसके लिए यह समस्या हल करनी चाहिए, इवान ने खुद से कहा और अपना गला साफ किया। हाना, उसका तुम्हारे प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है, इसलिए बस उसके साथ थोड़ा खेलो। हाना ने इवान की बात सुनकर पीछे देखा और ऐसा भाव दिखाया जो कह रहा था, नहीं चाहती। जब इवान ने हाना के भाव देखे तो उसने जोर से कुछ नहीं कहा और उससे बात करने के लिए अपनी छाया इंद्रियों का इस्तेमाल किया। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें पूरे दिन उल्टा लटका कर रखूं तो बस उसके साथ थोड़ा खेलो। इवान की बात सुनकर हाना के शरीर के सारे बाल खड़े हो गए और 1 सेकंड की भी देरी किए बिना वह तुरंत नोअर की बाहों में कूद गई, जो हाना की ठंडी प्रतिक्रिया को देखकर पहले ही घुटनों के बल गिर चुकी थी उसे। क्या तुम अब मेरी बात सुनने को तैयार हो? इवान ने पूछा जब हाना नोअर की बाहों में कूद पड़ी। नोअर ने कुछ सेकंड के लिए हाना के सिर को सहलाया और आखिरकार इवान की तरफ देखा। हालांकि वह पहले की तरह उसे ठंडेपन से नहीं देख रही थी, लेकिन वह बता सकता था कि वह अभी भी उसके प्रति शत्रुतापूर्ण थी। बोलो, तुमने मेरी क्लेयर के साथ क्या किया है? तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि मैंने उसके साथ कुछ किया है? इवान ने चेहरे पर असहाय भाव के साथ नोअर से पूछा। अगर तुमने उसके साथ कुछ नहीं किया होता तो क्लेयर मुझे भूल ही नहीं पाती, नोअर ने इवान को निश्चितता से भरी आवाज में जवाब दिया।
ठीक है, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, लेकिन यहाँ क्या हुआ, इवान ने कहा और उसे सब कुछ बताया कि कैसे वह स्टार्क सिटी के जंगल में हाना से मिला था। पहले तो नोअर के हाव भाव बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन जितना ज्यादा उसने इवान की बातें सुनी उतना ही उसका चेहरा हैरान होता गया। आखिर में जब इवान ने उसे सब कुछ बताना समाप्त किया तो नोअर का पूरा शरीर कांपने लगा। तुम झूठ बोल रही हो, वह अचानक चिल्लाई। क्लेयर वर्ल्ड डोमेन की मूल निवासी है और यहाँ से नहीं जा सकती। क्या तुम मुझसे यह उम्मीद करते हो कि मैं यह मान लूँ कि तुम मुझसे अपनी दुनिया में मिले हो? ये कहने के बाद उसने हाना की ओर देखा और बोलना जारी रखा। इसके अलावा तुम कह रहे हो कि जब तुम मुझसे मिले थे तब वह सिर्फ बी रैंक की राक्षस थी। मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करो। क्लेयर 2 साल पहले रैंक 1 के शिखर पर थी जब वह अचानक गायब हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी झूठी कहानी से मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो? नॉयर की बात सुनकर इवान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अगर तुम जो कह रहे हो वह सच है तो मुझे तुमसे कुछ पूछने दो, इवान ने कहा और हाना की ओर इशारा किया। उद्धरण चिन्ह ... क्या तुम्हें यकीन है कि वह क्लेयर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? क्या ये संभव नहीं है कि तुम गलत हो? इवान की बात सुनकर नोअर ने व्यंग्य किया। क्लेयर और मैं बचपन से साथ साथ बड़े हुए हैं, वह मेरे लिए बहन की तरह थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसकी आभा को पहचान नहीं पाऊंगा? इवान ने नोअर की बात सुनकर कुछ नहीं कहा और बस हाना को अपने चेहरे पर सोच विचार के भाव से देखा। अचानक नोअर ने कुछ सोचा और इवान की ओर देखा। तुमने अभी कहा कि बिल्ली राक्षस ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी लेकिन किसी अज्ञात कारण से मर गया। हाँ, इवान ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं था कि उस समय हाना की मौत कैसे हुई। अगर वह बिल्ली राक्षस मर गई तो वह कौन है? उसने हाना की ओर देखा और पूछा। इस पूरे समय के दौरान वह हाना को देखकर इतनी हैरान थी कि उसे उसकी असामान्य उपस्थिति की परवाह नहीं थी, लेकिन अब जब उसने उसे करीब से देखा तो वह आखिरकार ये बताने में सक्षम थी कि हाना के साथ कुछ गड़बड़ है। इवान को पहले से ही उम्मीद थी कि नोअर यह सवाल पूछेगी, इसलिए उसने उससे सच्चाई नहीं छिपाई। वह एक मरे हुए प्राणी है। इवान की बात सुनकर नोअर की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। उसने हाना की ओर देखा जो उसकी गोद में बैठी थी और आखिरकार उसने अपने आसपास असामान्य आभा को देखा। मरे हुए प्राणी नहीं, उसने कांपती आवाज में बड़बड़ाया और अपने अस्त व्यस्त मन को शांत करने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कि हाना वह क्लेयर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो या नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें पहले जो कुछ भी बताया था वह सब सच था। इसके अलावा, उसने कहा और हाना के सिर पर थपथपाया। उद्धरण चिन्ह ... मैं अपने कौशल का उपयोग करके जो मरे हुए प्राणी बनाता हूँ वे विशेष होते हैं क्योंकि वे अपनी सारी यादें बनाए रखते हैं और मरे हुए प्राणी बनने के बाद भी अपना अहंकार नहीं खोते। चूंकि हाना तुम्हें पहचान नहीं पाती, इसका मतलब है कि जब वह जीवित थी तब भी उसे तुम्हारे बारे में कोई याद नहीं थी। क्या तुम्हें यकीन है कि वह मरे हुए प्राणी है? नोअर ने कांपती आवाज में पूछा। इवान ने नोअर की आवाज सुनकर आह भरी और अपने शैडो स्टोरेज से कुछ और शैडो अनडेड को बुलाया। और भी शैडो अनडेड को देखकर नोअर को यकीन हो गया कि हाना एक अनडेड है। उसके पहले के व्यवहार से मैं बता सकता हूं कि वह क्लेयर के साथ काफी करीब थी, इवान ने नोअर को अपने शैडो अनडेड दिखाने के बाद मन ही मन कहा। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि वह ये जानने के बाद मुझ पर फिर से हमला करना शुरू न कर दे कि मैंने उसकी दोस्त को शैडो अनडेड में बदल दिया है। इवान को उम्मीद थी कि नोअर को ये जानकर गुस्सा आएगा कि उसने हाना को अनडेड में बदल दिया है, लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत नोअर ने उसे सुनने के बाद राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर राहत की अभिव्यक्ति दिखाई दी। मूड में अचानक आए इस बदलाव से क्या हो रहा है? इवान नोअर के चेहरे पर राहत भरी नज़र देखकर खुद को रोक नहीं पाया और जोर से बोल पड़ा। मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है और उसकी आभा क्लेयर की तरह क्यों है, लेकिन अगर वह एक मरे हुए व्यक्ति की है तो कोई रास्ता नहीं है कि वह मेरी क्लेयर हो क्योंकि क्लेयर अभी भी जीवित है। क्या बकवास है? इवान नोअर की बात सुनकर दंग रह गया और उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सी नज़र से उसे देखा। इवान जिस तरह से उसे देख रहा था उसे देखकर नोअर ने हाना के सिर पर थपथपाया और शांत स्वर में कहा, हमारे पास सोल लैंप नामक एक कलाकृति है। जब तक कोई व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इसे चिन्हित करता है तब तक ये बता सकता है कि वह व्यक्ति जीवित है या नहीं। क्लेयर ने भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से आत्मा दीपक को चिन्हित किया और आत्मा दीपक के अनुसार वह अभी भी जीवित है, इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि यह मरे हुए व्यक्ति मेरी क्लेयर हो। लेकिन अभी कुछ क्षण पहले आप कह रहे थे कि आप क्लेयर की आभा को कभी गलत नहीं समझेंगे और चिल्ला रहे थे कि वह निश्चित रूप से क्लेयर है अंडरस्को। इवान बीच में ही रुक गया जब उसने देखा कि नोअर उसे कैसे देख रहा था। मैं ईमानदारी से भ्रमित हूं, नोअर ने कहा जब इवान ने बोलना बंद कर दिया। मुझे अभी भी यकीन है कि उसकी आभा पूरी तरह से क्लेयर के समान है और वह किसी तरह से उससे संबंधित है, लेकिन वे दोनों कैसे संबंधित हैं और उसके साथ क्या हुआ, मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हो सकता। इवान नोअर की बात सुनकर चुप हो गया। उसने सब कुछ सोचा और एक पल बाद कहा, मुझे लगता है कि ये सभी चीज़ें किसी तरह टॉवर ऑफ असेंशन से संबंधित हैं।
इवान की बात सुनते ही नोअर ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। क्लेयर वर्ल्ड डोमेन की मूल निवासी थी, इसलिए वह टॉवर ऑफ असेंशन के करीब भी नहीं जा सकती थी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह मामला टॉवर ऑफ असेंशन से संबंधित है। वास्तव में कल जब मैं पहली बार वर्ल्ड डोमेन में पहुंचा तो कुछ अजीब हुआ, इवान ने कहा जब उसने नोअर को सुना और उसे वर्ल्ड डोमेन में पहुंचने के बाद महसूस की गई नज़र के बारे में बताया और बताया कि उस समय हाना किस तरह से अजीब व्यवहार कर रही थी। इवान की बात सुनकर नोअर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या कह रहे हैं? इवान ने नोअर की सिकुड़ी हुई आंखें देखकर अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि टॉवर ऑफ असेंशन का स्प्राइट किसी तरह इस मामले में शामिल है। अध्याय 658 टॉवर ऑफ असेंशन का स्प्राइट भाग 2। जब मालिक ने इवान को बताया कि वर्ल्ड डोमेन के लोग ज़्यादा से ज़्यादा रैंक 1 के शिखर तक पहुंच सकते हैं तो उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और उस पर विश्वास किया। लेकिन बाद में जब उसने वर्ल्ड डोमेन में पहुंचने के बाद महसूस की गई नज़र के बारे में सोचा तो उसे संदेह हुआ कि क्या मालिक सही था या नहीं। हालांकि वह अभी भी एक एस रैंकर था, इवान को यकीन था कि कोई भी रैंक 1 कोर इवॉल्वर उसके शैडो अनडेड को तब तक नहीं देख सकता जब तक कि वे उसके शैडो स्टोरेज से बाहर न आ जाएं। लेकिन वर्ल्ड डोमेन में पहुंचने पर जिस व्यक्ति ने उसे देखा वह स्पष्ट रूप से हाना को देख रहा था जो उसके शैडो स्टोरेज के अंदर थी। इवान इस व्यक्ति की पहचान के बारे में उलझन में था और यह भी एक कारण था कि उसने ग्रंथ पर सोल सर्च स्किल का उपयोग करने का फैसला किया। उम्मीद है कि उसे इस मामले के बारे में कुछ जानकारी होगी क्योंकि वह रैंक 1 कोर रिवॉल्वर था। जब इवान ने ग्रंथ पर आत्मा खोज कौशल का इस्तेमाल किया तो उसने पाया कि मालाक सही था और विश्व डोमेन के लोग अधिकतम रैंक 1 के शिखर तक पहुंच सकते थे। हालांकि रैंक 1 से ऊपर के विश्व डोमेन में कोई कोर इवॉल्वर नहीं है। वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो रैंक 1 कोर इवॉल्वर को सिर्फ एक विचार से मार सकता है और वह कोई और नहीं बल्कि टॉवर ऑफ असेंशन का स्प्राइट है। ग्रंथ की यादों के जरिए इवान को पता चला कि टॉवर ऑफ असेंशन का अपना स्प्राइट है और यह स्प्राइट ही विश्व डोमेन का असली शासक है। टॉवर ऑफ असेंशन का स्प्राइट पूरे विश्व डोमेन की निगरानी करता है और सुनिश्चित करता है कि हर कोई विश्व डोमेन के नियमों का पालन करे। अगर कोई विश्व डोमेन के नियमों को तोड़ता है तो टॉवर ऑफ असेंशन का स्प्राइट उस व्यक्ति को उसके द्वारा तोड़े गए नियम के अनुसार दंडित करने का अधिकार रखता है। टॉवर ऑफ असेंशन का स्प्राइट ही वह कारण भी है जिसकी वजह से लोगों की मौत के बाद उनके शव धूल में बदल जाते हैं। इवान ने ग्रंथ की यादों में जो देखा उसके अनुसार टॉवर ऑफ असेंशन को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। वर्ल्ड डोमेन में सैकड़ों शहर हैं और हर दिन नए लोग वहां आते हैं। हालांकि एल्डोरिया सिटी वह शहर जहां इवान वर्तमान में है के 4 महान कबीले यहां आने वाले ज़्यादातर लोगों को टॉवर ऑफ असेंशन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे शहर भी ऐसे ही हैं। वर्ल्ड डोमेन के ज़्यादातर शहर सामान्य रूप से काम करते हैं और इन शहरों में आने वाले लोग हर दिन टॉवर ऑफ असेंशन का इस्तेमाल करते हैं। एस रैंक वालों को रैंक 1 कोर इवॉल्वर में बदलने और उन्हें यूटोपिया भेजने के लिए टॉवर ऑफ असेंशन बहुत ज़्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। हालांकि टॉवर अपनी ज़्यादातर ऊर्जा दुनिया से लेता है, लेकिन सभी शवों से एकत्रित ऊर्जा भी टॉवर के कामकाज में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। क्या आपको यकीन है कि टॉवर ऑफ असेंशन का स्प्राइट ही हाना को देख रहा था? इवान की बात सुनने के बाद नोअर ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि टॉवर ऑफ असेंशन के स्प्राइट के अलावा विश्व डोमेन में कोई ऐसा है जो मेरे मरे हुओं को बाहर बुलाने से पहले देख सके। इवान ने नोअर की आवाज़ सुनकर शांत स्वर में उत्तर दिया। क्या आपके पास टॉवर ऑफ असेंशन के स्प्राइट से संवाद करने की कोई विधि नहीं है? इवान का प्रश्न सुनने के बाद नोअर ने तुरंत उत्तर नहीं दिया और गहरी सोच में पड़ गई। 1 मिनट की चुप्पी के बाद उसने इवान की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। शहरों पर शासन करने वाले सभी महान कुलों के पास टॉवर ऑफ असेंशन के स्प्राइट से संवाद करने का एक तरीका है, लेकिन जब तक ये बिल्कुल आवश्यक न हो हमें उससे संपर्क करने की अनुमति नहीं है। इवान विश्व डोमेन की समस्याओं के बारे में निश्चित नहीं था, इसलिए उसने नोअर की बात सुनने पर कुछ नहीं कहा। ये पूरी तरह से उस पर निर्भर था कि वह इस मामले के बारे में टॉवर ऑफ असेंशन के स्प्राइट से बात करना चाहती है या नहीं। नोअर ने कुछ सेकंड के लिए हाना को देखा और कुछ समय बाद उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चयी भाव दिखाई दिया। मैं वापस जाने के बाद टॉवर ऑफ असेंशन की स्प्राइट से संवाद करने की कोशिश करूंगी। तुम्हें कितना भरोसा है कि टॉवर ऑफ असेंशन की स्प्राइट तुम्हारी कॉल का जवाब देगी? इवान ने नोअर को सुनते ही पूछा। संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन मैं ये पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगी कि क्लेयर के साथ क्या हुआ। नोअर ने हाना को देखते हुए कहा। क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो? मेरे कबीले में कई अच्छी चीज़ें हैं जो तुम्हें दिलचस्प लगेंगी। उसने हाना से पूछा जो उसकी गोद में बैठी थी। क्या वह मेरे सामने मेरे मरे हुए को मारने की कोशिश कर रही है? इवान ने नोअर को सुनते ही मन सोचा। हाना ने नोअर को कोई जवाब नहीं दिया और इवान की तरफ देखा। असल में वह जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने मना कर दिया तो उसे पूरे दिन के लिए उल्टा लटका दिया जाएगा। ये तुम पर निर्भर है कि तुम जाना चाहती हो या नहीं अंडरस्को। इवान के बोलने से पहले ही हाना नोअर से छूट गई और इवान के कंधे पर कूद गई।
अच्छा, मुझे लगता है कि शिकार असफल है, इवान ने हाना के उसके कंधे पर बैठते ही बड़बड़ाया। वह निश्चित रूप से मेरी क्लेयर नहीं है। मेरी क्लेयर कभी भी मेरे साथ जाने से इनकार नहीं करती, नोअर ने कहा और जाने के लिए मुड़ गया। पीछे मुड़ने के बाद उसे अचानक कुछ सूझा और उसने इवान की ओर कुछ फेंका। वह कालकोठरी आसान नहीं है, इसलिए वहां मत मरो, उसने कहा और वहां से गायब हो गई। इवान ने नोअर द्वारा फेंकी गई चीज को पकड़ लिया और जब उसने देखा कि वह क्या है तो उसने भौहें चढ़ा दी। एक योग्यता मन का हुन, उसने खुद से कहा और उसे अपने छाया भंडारण में रख दिया। हालांकि मेरे पास पहले से ही मोगुल की योग्यता मन का है, लेकिन कुछ अतिरिक्त ट्रम्प कार्ड होने से कोई नुकसान नहीं है। नोअर के चले जाने के बाद इवान भी अपने कमरे में लौट आया और मोगुल का इंतजार करने लगा। कुछ घंटों बाद किसी ने इवान के दरवाजे पर दस्तक दी और उसे बताया कि मोगुल ने उनके जाने की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और उसका इंतजार कर रहा है। अध्याय 659। एक अजीब घटना। मैंने इस आदमी को कल रात नहीं देखा, मोगुल ने कहा जब उसने विशालकाय हड्डी वाले ड्रैगन को देखा जो मौत की ठंडी आभा में लिपटा हुआ था। यह आदमी थोड़ा आलसी है, इसलिए कल रात जब हम लड़ रहे थे तो वह सो रहा था, इवान ने एक सहज स्वर में कहा। मोगुल को यह बताने की जहमत नहीं उठाई कि उसने निहिलिस को अपने छाया भंडारण में रखा था, बस अगर उसे उसकी मदद की जरूरत पड़े। अगर मोगुल ने कल रात अपनी लड़ाई जारी रखने का फैसला किया होता तो इवान निहिलिस की कंकाल सेना को बुलाने की योजना बना रहा था ताकि वह खुद को कुछ समय दे सके ताकि वह वहां से भाग सके। ओह, मोगुल ने इवान की बात पर ज्यादा नहीं सोचा और इवान के साथ बोन ड्रैगन के ऊपर बैठ गया। एक बार जब इवान और मोगुल बैठ गए तो बोन ड्रैगन ने अपने विशाल बोनी पंख फड़फड़ाए और मोगुल के मार्गदर्शन के अनुसार कालकोठरी की दिशा में उड़ गया। तुम क्या सोचते हो, अगर हम इस गति से उड़ते हैं तो हमें वहां पहुंचने में कितने दिन लगेंगे? इवान ने कुछ समय बाद मोगुल से पूछा। इवान की बात सुनकर मोगुल ने सोचा और एक पल बाद कहा, अगर हम इसी गति से उड़ते रहे तो हम अधिकतम 4 दिनों में अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। 4 दिन हो? इवान ने मोगुल की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और खुद से सोचा। बोन ड्रैगन को अपनी सहनशक्ति को फिर से भरने की जरूरत नहीं है, इसलिए यह बिना किसी समस्या के लगातार 4 दिनों तक उड़ सकता है। हमें कालकोठरी तक पहुंचने से पहले कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं है ना? उसने पूछा क्योंकि वह इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था और टॉवर ऑफ असेंशन का इस्तेमाल करना चाहता था। अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो हमें कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन कालकोठरी का रास्ता राक्षसों से भरा है, इसलिए अगर हमें किसी शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा तो हमें रुकना पड़ सकता है, मोगुल ने इवान की बात सुनकर कहा। इवान ने मोगुल की बात सुनकर अपनी भौहें सिकुड़ी और अपने शैडो स्टोरेज से एशर को बुलाया। हालांकि मोगुल ने कल रात एशर को पहले ही देख लिया था, फिर भी वह तब दंग रह गया जब इवान ने उसे बुलाया और उसने एशर की आभा को करीब से महसूस किया। यह आदमी मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, मोगुल ने एशर की आभा को महसूस करते हुए मन ही मन सोचा। आशेर, हमारे आगे जाओ और रास्ता साफ करो ताकि हमें कालकोठरी तक पहुंचने से पहले कहीं रुकना न पड़े, इवान ने आशेर को बुलाने के बाद कहा। आशेर ने इवान का आदेश सुनते ही सिर झुकाया और तुरंत वहां से उड़ गया। चूंकि वह रैंक 1 कोर रिवॉल्वर था, इसलिए आशेर के लिए बोन ड्रैगन से आगे जाना मुश्किल नहीं था। आशेर के चले जाने के बाद इवान ने मोगुल की ओर देखा और कुछ ऐसा पूछा जो उसे काफी समय से परेशान कर रहा था। तुमने कहा था कि अगर मैं कालकोठरी को साफ कर दूं और उसे साफ करने का इनाम पालूं तो तुम लोग उस इनाम के जरिए टॉवर ऑफ असेंशन का इस्तेमाल कर पाओगे, है ना? हाँ, मोगुल ने इवान का सवाल सुनकर अपना सिर हिलाया। एल्डोरिया शहर में 4 महान कबीले हैं और इन कबीलों के लोग वर्ल्ड डोमेन के मूल निवासी हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो विश्व डोमेन में सैकड़ों शहर हैं और प्रत्येक शहर के अपने 4 महान कबीले हैं जो विश्व डोमेन के मूल निवासियों से बने हैं, इवान ने कहा और वह बोलता रहा। तुम लोगों की तरह उन दूसरे कबीलों के लोग भी विश्व डोमेन नहीं छोड़ सकते, इसलिए उन कबीलों के लोग भी उस कालकोठरी को खाली करने की कोशिश कर रहे होंगे। जब मोगुल ने इवान की बात सुनी तो वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि इवान क्या पूछना चाहता था, लेकिन उसने उसे बीच में नहीं रोका और उसे बोलने दिया। अगर मैं इस कालकोठरी को साफ कर देता हूं और इसका इनाम पा लेता हूं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं दूसरे कबीलों के लोगों के निशाने पर आ जाऊंगा और वे मुझसे वह इनाम छीनने की कोशिश करेंगे? मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूं कि तुम दूसरे कबीलों का निशाना नहीं बनना चाहते, लेकिन तुम्हें दूसरे कबीलों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मोगुल ने शांत स्वर में कहा और अपना सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... मैं जिस कालकोठरी को तुम्हारे पास ले जा रहा हूं वह एल्डोरिया शहर की है, जिसका मतलब है कि सिर्फ 4 कबीलों के लोग ही इस कालकोठरी को खाली कर सकते हैं। एल्डोरिया शहर के महान कुलों को इसका इनाम मिल सकता है। जब इवान ने मोगुल सुना तो उसे अचानक कुछ ख्याल आया। क्या आपका मतलब यह है कि प्रत्येक शहर का अपना कालकोठरी है और टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करने के लिए अन्य शहरों के 4 महान कुलों को अपने शहर के क्षेत्र में स्थित कालकोठरी को साफ करना होगा? हाँ, इवान की बात सुनकर मोगुल ने सिर हिलाया।
मैं जो कालकोठरी तुम्हारे पास ले जा रहा हूँ वह दूसरे शहरों के महान कुलों के लिए किसी काम की नहीं है, इसलिए तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ही है हो, इवान ने मोगुल की बात सुनकर धीमी आवाज़ में कहा और कुछ और नहीं पूछा। हड्डी का ड्रैगन अपनी गति कम किए बिना कालकोठरी की दिशा में आगे बढ़ता रहा। आशेर के आगे बढ़ने की वजह से कालकोठरी की ओर जाते समय हड्डी के ड्रैगन को किसी राक्षस का सामना नहीं करना पड़ा। जल्द ही, पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए और इवान और मोगुल कालकोठरी से बस कुछ ही घंटे दूर थे। जब वे कालकोठरी से बस कुछ ही घंटे दूर थे, इवान को अचानक आशेर का संदेश मिला और उसने अपनी छाया इंद्रियों का इस्तेमाल किया। जब उसने अपनी छाया इंद्रियों का इस्तेमाल किया और अपनी दृष्टि को आशेर से जोड़ा तो उसने दूर के आकाश में एक अजीब घटना घटित होते देखी। किसी कारण से उस क्षेत्र का आकाश बदल गया, इंद्रधनुषी रंग और अलग अलग तरह की रोशनियां हर दिशा में चमक रही थीं। दहाड़ दहाड़ घटना के अलावा इवान ने देखा कि घटना को देखने वाले सभी राक्षस पागल हो गए और भूखे भेड़ियों की तरह उसकी दिशा में भाग रहे थे। हालांकि इवान वहां अकेले मौजूद नहीं था और उसने एशर की आंखों से सब कुछ देखा, फिर भी वह बता सकता था कि वहां कुछ दिलचस्प हो रहा था। हमें एशर को पकड़ने में लगभग 1 घंटा लगेगा, इवान ने मन ही मन सोचा और मोगुल की ओर देखा। उद्धरण ... आशा करते हैं कि वहां पहुंचने से पहले ये खत्म ना हो जाए। आपको खुशी, गर्मजोशी और क्रिसमस के जादू से भरे त्योहारी मौसम की शुभकामनाएं। आपके दिन खुशनुमा हो और आपके दिलों में रोशनी हो। मेरे सभी अद्भुत पाठकों को छुट्टियों की शुभकामनाएं। अध्याय 660 रैंक टू ट्रेजर भाग 1। क्या तुम्हें यकीन है? इवान ने पूछा जब वह और मोगुल एशर की ओर उड़े। अगर तुमने जो अभी कहा वह सच है तो यह निश्चित रूप से एक घटना है जो रैंक टू ट्रेजर के जन्म के कारण उत्पन्न हुई है, मोगुल ने उत्साह से भरी आवाज़ में कहा और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ गया। इवान ने मोगुल को एशर की आंखों से देखी घटना के बारे में बताया। मोगुल ने तुरंत उसे उस दिशा की ओर बढ़ने के लिए कहा। हालांकि इवान को यकीन नहीं था कि घटना के पीछे क्या कारण था, लेकिन मोगुल के हाव भाव से वह बता सकता था कि यह निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण था, इसलिए जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचने के लिए इवान ने बोन ड्रैगन को वापस अपने शैडो स्टोरेज में बुलाया और मोगुल के साथ अकेले वहां उड़ गया। उड़ते समय उसने मोगुल से घटना के बारे में पूछा और मोगुल ने उसे बताया कि वर्ल्ड डोमेन में जब भी रैंक टू ट्रेजर का जन्म होता है तो एक घटना घटित होती है। विश्व डोमेन में अधिकांश आइटम रैंक 1 के हैं, इसलिए जहां भी रैंक 2 आइटम यहां दिखाई देते हैं उस रैंक 2 आइटम को पाने के लिए लोगों के बीच खूनी लड़ाई होगी। मुझे आश्चर्य है कि यह किस तरह की रैंक 2 आइटम होगी, इवान ने मन ही मन सोचा क्योंकि वह घटना की दिशा में उड़ रहा था। लगभग 45 मिनट बाद इवान और मोगुल ने आखिरकार आशेर को देखा जो बीच हवा में मंडराते हुए घटना को देख रहा था। ये निश्चित रूप से एक ऐसी घटना है जो रैंक 2 खजाने के जन्म के कारण उत्पन्न हुई है, मोगुल ने अपनी आंखों से घटना को देखने पर निश्चितता से भरी आवाज में कहा। चलो इससे पहले कि कोई इसे ले जाए, इवान ने कहा जब उसने मोगुल को सुना और घटना की दिशा में गोली चलाई। जल्दबाजी मत करो, मोगुल ने इवान को तुरंत पकड़ लिया जब उसने उसे घटना की ओर भागते देखा और गंभीर स्वर में कहा। इवान ने मोगुल की गंभीर आवाज़ सुनी और उसके चेहरे पर सवालिया नज़र से उसे देखा। मुझे नहीं पता कि यह किस तरह का खजाना है, लेकिन जब तक ये घटना गायब नहीं हो जाती तब तक कोई भी इसे नहीं ले जा सकेगा। मोगुल ने इवान के चेहरे पर सवालिया निशान देखकर कहा। ऐसा लग रहा है कि यह घटना कुछ घंटों से चल रही होगी और मुझे यकीन है कि इस क्षेत्र में पहले से ही कई रैंक 1 राक्षस छिपे हुए होंगे, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, अन्यथा हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। मोगुल की आवाज़ सुनकर इवान अपने होश में आया और जल्दी से अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके आसपास के क्षेत्र को स्कैन किया। आसपास के क्षेत्र को स्कैन करने पर इवान दंग रह गया क्योंकि उसने तुरंत 5 रैंक 1 राक्षसों को देखा जो पास में छिपे हुए थे, घटना के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे खजाना छीन सकें। हालांकि ये राक्षस अभी रैंक 1 की शुरुआत में हैं, लेकिन अगर मैं लापरवाही बरतूं और वे सभी एक ही समय में मुझ पर हमला कर दे तो यह निश्चित रूप से खतरनाक होगा, इवान ने मन ही मन सोचा और जल्दी से अपनी आभा को छिपा लिया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल खुद को और एशर को बचाने के लिए भी किया ताकि कोई भी अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल करके उन्हें नोटिस न कर सके। मोगुल ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और अपनी आभा को छिपा लिया। खुद को छिपाने के बाद इवान, मोगुल और एशर घटना स्थल के करीब जाते हुए आगे बढ़े। इवान घटना के जितना करीब गया उतना ही हैरान होता गया क्योंकि जब वह घटना से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था तो उसने देखा कि राक्षसों के कुल 3 समूह थे जो पास के इलाके में छिपे हुए थे और उन 3 समूहों में 10 रैंक 1 राक्षस थे। 10 रैंक 1 राक्षसों में से 3 रैंक 1 के शिखर पर थे और वे तीनों उस समूह के नेता थे जो इलाके में छिपे हुए थे और घटना के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। तीनों समूहों में सबसे बड़ा समूह ग्राउंड रैट नामक राक्षस का था। पीक रैंक 1 ग्राउंड रैट लगभग 3 मीटर लंबा था और उसके छोटे से मुंह से नुकीले दांत निकल रहे थे।
चूहा घने गहरे भूरे रंग के फर से ढका हुआ था और पृथ्वी तत्व के कण उसके चारों ओर घूम रहे थे, जो पृथ्वी तत्व के साथ उसकी उच्च आत्मीयता को दर्शाता है। उसके समूह में उसके अलावा 3 अन्य रैंक 1 और लगभग 19 रैंक ग्राउंड चूहे थे। 2 अन्य शीर्ष रैंक 1 राक्षस क्रमशः स्टील बंदर और नेदर मगरमच्छ थे। उनके समूहों में उन दोनों के पास 2 रैंक 1 राक्षस और लगभग 15 रैंक राक्षस थे। चूंकि इवान और मोगुल की आध्यात्मिक शक्ति वहां छिपे राक्षसों से कहीं ज्यादा थी, इसलिए जब वे वहां पहुंचे तो कोई भी उनकी मौजूदगी का पता नहीं लगा पाया। आसपास की झाड़ियों और पेड़ों में छिपते हुए इवान और मोगुल आगे बढ़ते रहे और जल्द ही वे घटना से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर थे। जब वे घटना से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर थे, तब इवान और मोगुल आखिरकार ये देखने में सक्षम हो गए कि वह चीज़ क्या थी जो इस घटना का कारण बन रही थी। यह क्या है? इवान ने मोगुल से टेलीपैथी का उपयोग करके पूछा जब उसने एक छोटा इंद्रधनुषी रंग का फल देखा। लेकिन इवान को आश्चर्य हुआ जब मोगुल ने उसका सवाल सुनकर अपना सिर हिलाया और अपने चेहरे पर उलझन भरी नज़र के साथ कहा, मैं ईमानदारी से नहीं जानता कि यह क्या है। मैंने पहले कभी इस तरह का फल नहीं देखा। इवान ने अपनी आंखों के कोने से मोगुल को देखा और सोचा कि वह सच कह रहा है या नहीं। मोगुल ने इवान की नज़र को देखा लेकिन उसने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। एक पल के बाद इवान ने मोगुल को देखना बंद कर दिया और दूसरा सवाल पूछा, क्या आपको पता है कि इस घटना को गायब होने में कितना समय लगेगा? आमतौर पर रैंक 2 खजाने की घटना 6 घंटे से 10 घंटे तक चलती है। मुझे नहीं पता कि यह घटना कब से चल रही है, इसलिए मैं निश्चित नहीं हो सकता कि यह कब समाप्त होगी। इवान ने मोगुल की बात सुनकर एक पल के लिए सोचा और कुछ समय बाद कहा, चलो फिलहाल अलग हो जाते हैं। इवान की बात सुनकर मोगुल को आश्चर्य नहीं हुआ और उसने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह भी यही सोच रहा था। विश्व डोमेन में रैंक 2 आइटम बहुत दुर्लभ थे और मोगुल निश्चित रूप से अपने लिए इंद्रधनुषी रंग का फल चाहता था। इवान भी ऐसा ही था और वह आइटम अपने लिए चाहता था, इसलिए उनके लिए फिलहाल अलग हो जाना बेहतर था। उस फल को पाने की कोशिश करते हुए वहां मत मरो, इवान ने मोगुल से कहा और फिर एशर के साथ वहां से चला गया। मोगुल ने कुछ नहीं कहा और इवान की बात सुनकर बस अपना सिर हिला दिया। ईमानदारी से वह जानता था कि उसके फल पाने की संभावना अधिक नहीं थी क्योंकि दूसरों के विपरीत वह पूरी तरह से अकेला था। हालांकि उसके पास अधिक संभावनाएं नहीं थीं, फिर भी मोगुल फिर भी कोशिश करना चाहता था। इवान मोगुल से कुछ 100 मीटर दूर चला गया और घटना के खत्म होने का इंतजार करने के लिए अपने लिए एक अच्छी जगह ढूंढ ली। मुझे नहीं लगता कि मोगुल झूठ बोल रहा था जब उसने कहा कि उसने इस फल को पहले कभी नहीं देखा है, जिसका मतलब है कि यह निश्चित रूप से एक दुर्लभ खजाना है। इवान ने मन ही मन सोचा और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। समय बीतता रहा और लगभग 4 घंटे बाद फल हिलने लगा। इवान ने फल में बदलाव देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वाह! अचानक फल से एक शक्तिशाली चूषण बल निकला और यह आसपास के क्षेत्र से दुनिया के सार को अवशोषित करने लगा। फल पकने वाला है, इवान ने खुद से कहा जब उसने ये देखा और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया।